तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 10 हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ साथ व्याकरण के क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अभी ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये इस चैप्टर से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इसे जरूर करेंगे। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चैप्टर 16 है यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता क्या है, बिस्मिल्लाह खां का अधिकांश जीवन कहाँ बीता? तो बिस्मिल्लाह खां का अधिकांश जीवन जो है ना, काशी में बीता था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सुशीरवादों से क्या तात्पर्य है? तो सुशीरवादों से इसका तात्पर्य है जो फूंक कर बजाए जाने वाले हों, इससे तात्पर्य है। तो इसे आप भी रट लीजिएगा एग्जाम में, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शहनाई की तुलना किससे की गई है? तो शहनाई की तुलना जो है वह किससे की गई है? दक्षिण भारत के मंगलवाद्य यंत्र से की गई है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? तो किस भाषा में शहनाई का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वादी भाषा में। कौन सा भाषा? वादी भाषा में। याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शहनाई किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो शहनाई किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे? तो क्या नहीं करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संगीत कार्यक्रम में भाग लेना नहीं करते थे। याद रखेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मुहर्रम के दिन किस किस चीज का निषेध माना गया? तो किस किस चीज का निषेध माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, राग रागनियों की अदायगी का निषेध माना गया। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कैसा रूप सामने आता है? तो कैसा रूप सामने आता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहज मानवीय रूप और धर्म के प्रति समर्पित रूप। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से कौन सी कमी बिस्मिल्लाह खां को खलती है? तो मलाई बर्फ की, संगीत और साहित्य की, अदब की, परंपराओं की। तो इसके आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब चलेंगे आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था? तो किस बात का पक्का यकीन था कि ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा? इसका यकीन था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या समाया हुआ था? संगीत के 7 सुर समाये हुए थे, उनके उस्ताद की नसीहतें, स्वयं परवरदिगार। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी, याद रखेंगे। काशी क्या है? तो जन्नत से बढ़कर है। क्या है? जन्नत से बढ़कर है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताए कि भीमापलासी और तुलतानी क्या है? तो इधर है भीम पलातासी और मुल्तानी क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एक तरह का राग है। क्या है? एक तरह का राग है। याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी किस प्रकार दर्शाते थे? तो अपनी श्रद्धा किस प्रकार से दर्शाते थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा वे काशी की ओर मुंह करके बैठते थे, वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। डुमराव में कौन सी नदी बहती है? डुमराव में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सोना। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। काशी की संस्कृति विरासत को अक्षुण्ण रखने में किसने विशेष योगदान दिया? तो किसने विशेष योगदान दिया था? तो काशी के विशिष्ट लोगों ने योगदान दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना ये हमारा छूट जाए जिससे कि हमें पछताना पड़े, तो इसे हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो कहाँ जाते थे? बालाजी के मंदिर। याद रखेंगे। अब चलेंगे 24 नंबर के क्वेश्चन में। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? तो इस धरती पर जन्नत मानते थे, अभी हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखेंगे 25 नंबर। काशी किसकी पाठशाला है? यह भी क्वेश्चन आता है। तो काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। अब चलेंगे 26 नंबर में। शास्त्री में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो प्रतिष्ठित कौन से नाम से प्रसिद्ध है या प्रतिष्ठित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद कानन। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आनंद कानन। याद रखिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीड का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का। ये एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे 28 नंबर। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्या ध्वनि कहा जाता है? मंगल ध्वनि। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? बचपन में बिस्मिल्लाह खान का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीरुद्दीन। क्या था? अमीरुद्दीन नाम था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट? बिस्मिल्लाह खां साहब कितने बरस से सच्चा सूर मांग रहे थे? 80 बरस से। कितने? 80 बरस से। यह क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। अब चलेंगे कुछ आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको व्याकरण से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, उसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। अगर एग्जाम में आपको पूछ दे, इसे आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। क्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, रेखा खेल रही है, ये क्या है? क्रिया है। तो इसके याद रखिएगा। चलेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के कैसे आप हल कीजिएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ध्यान से आपको देखना है। अकर्मक क्रिया, इस वीडियो को देखने के बाद आपको गलती नहीं होगा कि अकर्मक क्रिया किसको कहेंगे और सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे। तो अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। तो यहाँ पे आपको कर्म अगर जिसमें नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? नहीं होती है कर्म, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कर्ता कर्म है, ये नहीं है, क्या है? क्रिया है हमारे पास, सिर्फ क्रिया। तो जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रिक के बदौलत ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, जिसमें ये वाला दिखाई दे समझ जाइएगा वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना, इनको आप रट लीजिए। दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना। याद रखिएगा। जैसे कि मोहन दौड़ रहा है, क्या हो रहा है? मोहन दौड़ रहा है, ये एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दौड़ना क्या है? यहाँ पे अकर्मक क्रिया का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। दौड़ना, दौड़ना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। बच्चा हंस रहा है, तो बच्चा हंसना देख लीजिए, यहाँ पर भी हंसना है, तो यहाँ पर भी हंसना है, जिसका मतलब क्या है? यह एक अकर्मक क्रिया है। याद रखिएगा। गीता रोती है, तो रोती है मतलब रोना भी एक अकर्मक क्रिया है। गीता रोती है। इसी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना, जहाँ पर भी आए आपको अकर्मक क्रिया मार के आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। आप सकर्मक क्रिया के बारे में आते हैं। तो सकर्मक क्रिया में
कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होता है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया को देखिए, सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि। तो अगर आपको ये सब याद हो जाएगा, पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि, समझ जाइएगा आपको सकर्मक क्रिया याद हो चुका है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक क्या है? कर्म है। अगर अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म रहता है, याद रखिएगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये कैसा है? क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। रमेश ने रवि को बुलाया, यह कैसा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। वह चित्र बनाता है, करता है, कर्म है और क्रिया भी है। तो ये हमारा क्या है? कर्म है। आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि यहाँ में से कौन सा क्रिया है, करता है या कर्म है। तो यहाँ पे आपको कर्म बोल देना, ये है करता। ये हमारा क्या है? करता। मैं का क्या है? करता है। कर्म क्या है? पुस्तक है। क्रिया क्या है? दो पढ़ रहा है, एक क्रिया है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपको ये पूछ देगा कि आपको यहाँ पे कर्म बताओ, यहाँ पे कर्म कौन है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। तो क्रिया हमारा कर्ता, कर्म, क्रिया। तो कर्म हमारा हो जाएगा पुस्तक, याद रखिएगा। इसमें भी अगर आपको पूछ दे कि इनमें से कौन सा कर्म है, कर्म कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है? करता है, कर्म है, क्रिया है। रवि एक क्या है? कर्म है, याद रखिएगा। तो इतना सा आपका हो चुका है। अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे सही से बना लीजिएगा। अब चलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो उड़ना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अब चलेंगे, ड्राइवर बस चला रहा है, कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों है। क्या है? तीनों है। ड्राइवर बस चला रहा है, ये हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। इतना सा आपको याद कर लेना है। अब चलेंगे क्वेश्चन, ग्रामर के आगे क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम में पूछे जाते। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो, तो ध्यान से देखिएगा। नरेश पत्र लिखता है, क्रिया के भेद लिखिए। तो ये क्या है? नरेश पत्र लिखता है, तो ये एक सकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। किशन बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना आ गया, किस में आता है? अकर्मक क्रिया में आता है, याद है कि नहीं? इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब चलेंगे क्वेश्चन 11 की ओर। वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया में। मनु दिन में सोता है, सोना क्या है? सोना एक अकर्मक क्रिया है, याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान से देखिएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये भी आपको एग्जाम में अगर पूछते तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आप आते हैं मेन काम में, सरल वाक्य में, जो इम्पोर्टेंट है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाए, अथवा जिस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। याद रखिएगा, सरल वाक्य एकदम साधारण होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। संयुक्त वाक्य में आ जाते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य ये भी इम्पोर्टेंट है, जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हों और उसके जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे में आप चाय पिएंगे, या आगे इसको जोड़ने का काम कर रहा है, या शीतल पेय। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं भी
के साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यहाँ पे जोड़ने का काम किंतु या कर रहा है, तो ये भी अगर या आ जाए या किंतु आ जाए तो आपको संयुक्त वाक्य में टिक कर देना है। मिश्र वाक्य को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो देखेंगे मिश्र वाक्य, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आपको इतना याद करना नहीं है, आपको याद करना है कि किसे मिश्र वाक्य कहेंगे, किसे संयुक्त वाक्य कहेंगे और किसे सरल वाक्य कहेंगे। इतना आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये एक मिश्र वाक्य है, याद रखिएगा। प्रधान उपवाक्य और मालिक ने कहा, प्रधान है, क्या है प्रधान, मालिक क्या है प्रधान, और आश्रित किसकी कल छुट्टी रहेगी, तीन दोनों को मिलकर प्रधान और आश्रित दोनों मिलकर बना है मिश्र वाक्य, याद रखिएगा। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब कुछ एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल यहीं से आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है, तो यहाँ पे यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यह एक सरल वाक्य है। साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, क्या है, हमारा उद्देश्य रहता है, यहाँ से दूसरा है कि हम आत्मनिर्भर हो, ये एक मिश्र वाक्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, जो वाक्य परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, मतलब कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जैसे कि आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वह अवश्य सफल होता है। तो आप जरूर सफल होइएगा, मेहनत आप कीजिएगा। तो यह निम्न में से कौन सा वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है, एक मिश्र वाक्य, याद रखिएगा। यहाँ पे सभी को जोड़ के बनाया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, तो ये मिश्र वाक्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे आप संयुक्त वाक्य, ये जो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य उदय हुआ, यहाँ पे आ गया और, उजला छा गया, याद रखिएगा। और आया या आया या किंतु आया, जब भी या और किंतु से मिलकर जो शब्द बनेगा उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे आप देखेंगे और एक संयुक्त वाक्य, प्राप्त काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, प्राप्त काल हुआ और आ गया चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक संयुक्त वाक्य है। तो आपको इतना सा समझ में आ चुका होगा। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले और एप्लीकेशन वाले में। तो आपको ध्यान से देखना है बच्चों, एग्जाम आपका कल है, तो आप ध्यान से देखिए। थोड़ा सा एक व्याकरण को देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो देखेंगे, इसे आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा। अगर इससे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आराम से बन जाएगा। त्रिभुज किस प्रकार का समास है, तो त्रिभुज एक द्विगु समास है, याद रखिएगा। क्या समास है, द्विगु समास है। त्रिभुवन कैसा समास है, तो ये भी एक कैसा समास है, किस प्रकार का समास है, तो ये भी एक द्विगु समास है, याद रखिएगा। जिसमें त्रिभुज, त्रिभुवन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर भी द्विगु और यहाँ पर भी द्विगु समास, याद रखिएगा। खेल कूद किस प्रकार का समास है, इसी द्वंद्व समास। यहाँ पे डैश है ना, ऐसा डैश रह जाएगा तो आप द्वंद्व में आंख मूंद के मार के आइएगा। कैसा समास है, द्वंद्व समास है। कैसा समास, द्वंद्व समास। यहाँ पे देखेंगे पापा पुण्य किस प्रकार का समास, यहाँ पे डैश है, तो इसका मतलब क्या, ये भी एक क्या है, द्वंद्व समास, याद रखिएगा। दोनों सेम है, द्वंद्व समास, याद रखिएगा। कृष्ण अर्जुन किस प्रकार का समास है, तो यह एक द्वंद्व समास है, ये भी द्वंद्व समास, ये भी द्वंद्व। कृष्ण अर्जुन मतलब क्या है कि कृष्ण और अर्जुन दोनों मिले हुए हैं, यहाँ पे डैश होता, लेकिन यहाँ पे डैश नहीं दिया है, तो आपको समझना है कृष्ण अर्जुन कैसा है, द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। ठंडा गरम समासिक पद में कौन सा समास है, ठंडा और गरम क्या है, द्वंद्व समास, क्या है, द्वंद्व समास, याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे चक्रधार किस प्रकार का समास है, तो चक्रधार यहाँ पे दूसरा शब्द का यूज हुआ है, चक्रधार बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। नीलाकंठ भी कैसा समास है, बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। चक्रधार बहुब्रीहि समास,
नीलाकंठ बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे देखेंगे चक्रपाणी, चक्रपाणी किस प्रकार का समास है, यह भी एक बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में आता है। पंकज किस प्रकार का समास है, तो पंकज भी एक बहुब्रीहि समास है। आप तो इतना सा कर लीजिएगा। आप चलेंगे एप्लीकेशन की ओर, 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे पत्र लेखन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पत्र लेखन में ये क्वेश्चन आते हैं। अपने विद्यालय में पानी के पीने की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। तो याद रखिएगा, इसे आप लिख लीजिएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हो चुका होगा, इतना सा आप लिख दीजिएगा। एक ये पत्र को देख लीजिएगा, समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देने हेतु अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। तो इसे ज़रा सा आप पढ़ लीजिए रोक करके, और इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ तक आप कर लीजिएगा आराम से। और एक पत्र है जिसे एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई लिखे। मतलब कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से पास किए हैं या फर्स्ट किए हैं, उसके लिए वाद भी ऐसे क्वेश्चन आता है परीक्षा भवन, या इतना सा आप कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है माता जी को अपनी पढ़ाई के विषय में जानकारी देते हुए पत्र लिखे। तो इतना सा आप जरूर करके ही जाएं। तो इसे आप रट लीजिएगा। बिरसा मुंडा पर भी आता है, बिरसा भगवान बिरसा मुंडा पर कुछ ऐसे क्वेश्चन मतलब कि आते हैं, ये बोला। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। भूमिका बाल्यावस्था एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र, अंग्रेजों से संघर्ष, उपसंहार। भूमिका लिखिएगा। झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम बिरसा मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। बिरसा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड के उल्हीतु गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद बाल्य अवस्था एवं शिक्षा इस प्रकार से लिखिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुआ। ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे खूब बांसुरी बजाते थे। उनने अपने से बड़े का खूब आदर करते थे। बच्चों के प्रति उनके हृदय में गहरा प्यार था। फिर कार्य लिख दीजिएगा। बड़े होने पर खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते थे। उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीने को पाप समझते थे। वे बसों की इसका उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उनके गुणों से प्रभावित हुए। सभी उनका आदर्श करने लगे। इसलिए आदिवासी लोग उन्हें भगवान बिरसा कहने लगे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। इतना सा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अंग्रेज से संघर्ष भी आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा आराम से। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं टाइम को देखते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे उपसंहार लिख दीजिएगा। इतना से इतना तक उपसंहार लिख के यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। उसके बाद एक और है मेरा राज्य झारखंड, जिससे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहले परिचय, फिर सीमा, फिर निवासी साधन। इस प्रकार से आप लिखिएगा। जो झारखंड राज्य से वे कमेंट करें, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, अपना कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और
झारखंड राज्य के निवासी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे पूरा को पढ़ते हुए चलना है और आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सब्सक्राइब करने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहेगी।